हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि इतिहास या अतीत एक ही है या अनेक है, या जो हम पढ़ते हैं वो कितना हद तक सही है। तो अब तक आपने जाना कि अतीत क्या है, उसको जानते कैसे हैं, और ये कौन इसको जानता है या कौन इसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अतीत एक है या बहुत सारे हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा हो तो आप जान पाएंगे कि अतीत जो है एक बहुवचन के तौर पे शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके मायने जो होते हैं ना वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर जो आप विचार करें थोड़ा सा कि अतीत अधिकतर किसने, ये जो लिखी हुई जानकारियाँ हैं ये किसके द्वारा फैली, उन लोगों के द्वारा जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सोचो, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको लिखना नहीं आता होगा, केवल क्राफ्ट करते होंगे। जैसे मान लो बहुत सारे जो मोची होंगे वो सिलाई करते होंगे, उनको बेचारों को क्या पढ़ना लिखना पता। उनका भी समाज सबसे ज़्यादा, उनका भी समाज में हिस्सेदारी रही होगी। किसान होंगे, बढ़ई होंगे, मोची होंगे, इन सभी का इतिहास आपको पढ़ने को मिलता है नहीं, कि उस समय कैसे कैसे अच्छे अच्छे जो है शिल्पकार होंगे। देखो इतने मंदिर वंदिर बने हैं, ये किसने बनाया है, ये सभी पढ़ते हैं। उस राजा ने बनवाया, उस राजा ने बनवाया तो राजा ने, बनाया किसने, वो वर्कर कैसे काम करते थे, कैसे औजार प्रयोग करते थे, इसकी जानकारी सोचो। कि इतने इतने अच्छे अच्छे मंदिर बने, वाहवाही कौन लौटता है, राजा लोग कहेंगे इस राजा ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनाया, इस राजा ने बनवाया था। कैसे बनाया गया, भाई वर्कर कौन थे, किसने काम किया, कोई जानकारी है नहीं है। पत्थर कौन लाया था इतने बड़े बड़े, वहाँ कैसे पहुँचाएंगे, वहाँ लेकर के वहीं पे क्यों बनाया गया, ये सभी जानकारी मिलती नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, तो इसके जो आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इतिहास जो है जैसा हमको पढ़ाया जा रहा है ज़रूरी नहीं ऐसा ही रहा हो, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहे होंगे। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पे एक देखो उदाहरण दिया गया, पशुपालकों कृषकों का जीवन, राजाओं रानियों के जीवन, व्यापारी का जीवन, शिल्पकारों का जीवन, इनका सबका जीवन कैसा होगा, एक थोड़ी ना होगा। जैसे जो कृषक हैं, किसान हैं, उनका राजा रानियों के जैसा जीवन थोड़ी ना रहा होगा। लेकिन जब भी आप कहानी या इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, सभी राजाओं से भरे पड़े हैं। किसानों की कहानियाँ हैं वहाँ पे नहीं, शिल्पकारों की कहानियाँ हैं जिन्होंने इतने इतने अच्छे मंदिर बनाया। लो एलोरा और एलिफेंटा, ये सभी गुफाएँ किसने बनाई हैं, कोई इतिहास है उनका नहीं। हाँ, गुफाओं में क्या है उसका इतिहास है कि इनकी मूर्ति है, उनकी मूर्ति किसने बनाई, इसकी कोई नहीं। या किस राजा के काल में बनी, ये सबको पता है, लेकिन किसने बनाया, इम्पोर्टेंट तो वो ना कि काम किसने किया है उस पर। वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि उस समय के जो राजा लोग थे वो ये चाहते थे कि उनका नाम हो। जो शिल्पकार थे उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। जैसे कि आजकल ऐसे उदाहरण के लिए देख लो, जैसे अपने यहाँ गवर्नमेंट किसकी है सभी को पता है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि वो उसका आर्किटेक्ट कौन है, किसने जो है उसको डिज़ाइन किया है। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस पर कौन कौन वर्कर काम किए हैं, किसने उसको बनाया। लेकिन अगर जो किसी से पूछा जाएगा कि इसकी मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था, अधिकतर लोगों का आंसर होगा कि अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि वो वहाँ स्वयं गए हैं नहीं, उन्होंने केवल एक हिसाब से आधारशिला रखी है। और उस पर जो है पैसा किसने खर्च किया, वो भी अधिकतर लोगों का आंसर होगा कि भारत के पीएम। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पे तो पैसा जो है जनता का ही लगा है ना, तो उन लोगों का नाम दब जाता है। तो इसी प्रकार से इतिहास जो है बहुत अलग है, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। ऐसे ही हर जगह पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों का व्यवहार रहा होगा, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हैं। जैसे साउथ में अलग टाइप का रीति रिवाज है और इधर अलग है। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप पे अगर जो लोगों के भोजन की बात करें तो वो कैसा खाना खाते हैं, जो है मछलियाँ वगैरह खाते होंगे। अब इतिहास में अधिकतर आपको जैसे बता दिया जाए कि नहीं नहीं सभी जो है जंगल में ही रहते थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप में हो तो पानी के बीच में रहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो है आग की खोज यहाँ हुई, ज़रूरी हो सकता है वहाँ हुई है कि नहीं। तो इतिहास के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल सेम हो, लेकिन हाँ एक साइंटिफिक अनुमान है, ठीक। और बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपको दृढ़ निश्चय नहीं हो जाना है कि एक डायरेक्शनल नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं जैसा है राजा ही थे। अब राजा हैं तो उनकी प्रजा भी रही होगी, उनके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं प्राप्त होती। जैसे अशोक जैसे राजा हैं तो उनके सभी शिलालेख मिलते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग है। उनके राज्य में लोग कैसे थे वो उनके अकॉर्डिंग है। जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने थोड़ी ना कुछ लिखा है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बिल्कुल वैसी नहीं हैं जैसी हैं, लेकिन हाँ कुछ जानकारियाँ हमको प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही
कई तरह के लोग रहे होंगे, उनको कैसे सजाएं दी जाती थी, ये सभी चीज़ें जो है इतिहास में वर्णित हैं। उनकी भी जानकारी हमको उन्हीं के लेखों के अनुसार मिलती है जो लोग लिखने में सक्षम थे। और ऐसे ही मान लो किसी राजा के जो अभिलेख हैं तो वो राजा के नाम से तो है, लेकिन क्या राजा ने स्वयं थोड़ी ना लिखा होगा उनको लिखने के लिए। जैसे अशोक स्तंभ की हम लोग बात करते हैं, अशोक स्तंभ इतना अच्छा है, सब लोगों को पता है कि अशोक स्तंभ किसने बनवाया था, सब लोग बता देंगे कि सम्राट अशोक। किसने बनाया था ये किसी को पता है? नहीं पता है, क्योंकि और जबकि जो है प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? जिसने उसको बनाया है, ना कि जिसने उसको बनवाया है। लेकिन प्रशंसा के जो लोग पात्र थे उनके नाम बहुत ही कम आए हैं। ऐसे ही बहुत सारी अपने यहाँ पे प्राचीन धरोहर हैं जिन्होंने बनवाया है, उनके योगदान के बारे में जानकारी आपको नहीं पड़ती। तो इस प्रकार के हमको इतिहास में भेद मिलते हैं। जैसे कि जो भी शासक थे उस समय के, वो जितना भी अपना जो है राज्य जीतते थे, उनका सबका लेखा जोखा, यही कारण है कि हम लोग क्या जान पाते हैं, जो भी शासक हैं उनकी जानकारी जान पाते हैं, और जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनकी भी जानकारी जान पाते हैं। जबकि शिकारियों की कोई जानकारी नहीं, मछुआरों की नहीं, संग्राहकों की नहीं, कृषकों, पशुपालकों, आम आदमी, उनके कार्य का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। पुरातत्व जो है इसकी सहायता से उनके जीवन के बारे में जानने की हमको थोड़ी सी ये कहो कि जो है आस है, या यूँ कह लो कि हम लोग पुरातत्वविद जो होते हैं या इतिहासकार होते हैं उनकी नज़र से इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे भी उनकी कल्पना रहती है उन साक्ष्यों को देख करके उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि इतिहास बिल्कुल एक ही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो इतिहास में डेट पढ़ाई जाती हैं, कहीं पे आपने देखा होगा ईसवी लिखा होता है, कहीं पे ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं पे जो है एडी लिखा होता है। इन सभी का क्या मतलब है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2000 तारीख कैसे डालते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो उसमें महीना, वर्ष और ये सभी चीज़ें डिस्कस होती हैं। आजकल के जैसे डेट लिखने का क्या प्रचलन है आप सभी को पता है, मंथ लिखते हैं, दिन लिखते हैं और साल लिखते हैं। तो ये जो भी गणनाएं हम जो डेट डालते हैं, इसमें हम जो भी डेट लिखते हैं वो लिखते हैं ईसा मसीह के जन्म के तिथि से। बाउंड्री लाइन किसको माना गया है, या कहे बेस लाइन उन्हीं के जन्मदिन की माना गया है, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उदाहरण के लिए जैसे जो वर्ष 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो आज जो हम ये जो 2000 सन चल रहा है ये उनके जन्म को बेस मान के चल रहा है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व, जैसे इस समय चल रहा है 2023, तो मतलब 2023 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म को। वहाँ से हमने डेट को निर्धारित किया है। तो यहाँ से आप जान पाएंगे ईसा पूर्व, अगर जो ईपू लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होगा ईसा पूर्व से पहले। और अगर जो इस समय हम बात करें, जैसे 2000 साल को हम क्या मानते हैं, आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान और पूर्व की डेटों का उल्लेख करेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो अंग्रेजी में अगर जो BC लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंग्लिश में BC या हिंदी में ईपू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं पे AD लिखा होता है तो हिंदी में ईसवी लिखा होता है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो खाली ई बना हो तब भी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, AD लिखा हो तब भी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, या ईपू लिखा हो तब भी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया इसको आप ध्यान रखेंगे। ये वाले पार्ट में जो भी बताया गया है वो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात है, चाहे वो AD लिखा हो, चाहे फिर वो ईपू लिखा हो या खाली ई लिखा हो। इन सभी का क्या मतलब है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। अब इसके बाद में अगर जो लिखा हुआ है CE या फिर लिखा है BC या फिर BCE का प्रयोग हुआ है, ठीक है, AD की जगह पे क्या लिखा है CE
और BC की जगह पे क्या लिखा है, BCE। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। AD की जगह पे क्या, CE। इन दोनों को एक साथ में, AD की जगह क्या, CE, और BC की जगह क्या, BCE। ठीक है, तो शब्दों पे ध्यान रखिएगा। AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग हो। तो CE का मतलब होता है कॉमन एरा, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इनका प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इस कैलेंडर का प्रयोग अधिकांश देशों में होता है। भारत में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग भी कभी कभी होता है, या कहें कि अधिकांश विश्व में इन्हीं का प्रयोग हो रहा है। ये भी लिखा होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। BP, इसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। इन सभी शब्दों का आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। ईपू का मतलब ईसा पूर्व, BEC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसवी लिखा होगा तब भी जो है ईसा पूर्व। फुल फॉर्म होती है AD की एनो डोमिनी। ठीक, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।